lovely shot. दोस्तों, और आज से इंडिया टीवी पर एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, एक नई जर्नी जिसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम क्रिकेट के तमाम कहानियों के बारे में आपके साथ बात करेंगे। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस उन बड़े बड़े कहानियों में जब जब कोई ट्विस्ट आया, जब मैं वहां पर था या मैं कवर कर रहा था एक रिपोर्टर की तरह, एक एंकर की तरह, तो मैंने क्या देखा उस समय जो शायद आपको गूगल करके या किसी वेबसाइट पर जाकर या किसी किताब में ना मिले, वो सारी बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। क्रिकेट के सफर को हम शुरू करने जा रहे हैं इंडिया टीवी पर और ये मेरा पहला एपिसोड है। और इस एपिसोड में वैसे तो बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, है ना। क्रिकेट इतिहास की अगर बात करें, भारतीय क्रिकेट इतिहास की, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 1932 में हमने पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला था और उसके बाद लगातार टेस्ट मैच खेलते हुए आए हैं, वनडेज खेले हैं, T20। बड़ा लंबा और बड़ा दिलचस्प सफ़र है और इस सफ़र में कई लाजवाब खिलाड़ी आए, कई ऐसी चीज़ें हुई जो हमेशा याद रहेंगी लोगों को, चाहे वो 1983 की विन हो, चाहे 1971 में वेस्ट इंडीज़ में जाकर भारत का परचम लहराना, सुनील गावस्कर की वो पारी। इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट में जो हुआ सो हुआ, वर्ल्ड क्रिकेट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे वाक़ये हुए हैं जो ऐतिहासिक रहे, चाहे वो विवाद वाले हों, चाहे वो बड़ी बड़ी जीत वाले हों। और कुछ कागज़ लेकर बैठा हूं मैं। आप सोच रहे होंगे जब मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं तो इन कागज़ों की क्या ज़रूरत है। कागज़ों की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कुछ अहम डेट्स हैं, वो कुछ अहम पल हैं जिसको मैं यहाँ पर संजो कर लाया हूँ। और वो डेट्स और वो नंबर्स इतने होते हैं कि आप कई बार भूल जाते हैं और आपको उन डेट्स को सटीक बताना बहुत ज़रूरी है कि किस दिन, किस तारीख को ये हुआ था, जिससे कि आप भी उससे कनेक्ट कर पाए कि ये कब की बात है, कितने साल पुरानी बात है। और आपको अगर ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करनी हो कि भाई समीप राजगुरु सच बोल रहे हैं या गोली दे रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं ना, ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। और इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे थे मेरे पास जिस पर मैं बात कर सकता था, मुद्दे से ज़्यादा, या बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी क्रिकेट की जिस पर मैं शुरुआत कर सकता था। लेकिन मैंने सोचा जब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है, तो क्यों ना हम ऑस्ट्रेलिया पर जो हमारा दबदबा है उसकी कहानी के साथ शुरुआत करें। अगर हम बात करें गाबा का घमंड हमने तोड़ा, और अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया का जो गुरूर था, जो घमंड था, वो सही मायने में ना इंग्लैंड ने तोड़ा, ना साउथ अफ्रीका ने तोड़ा, ना न्यूजीलैंड ने तोड़ा, ना पाकिस्तान ने तोड़ा, वो हमने तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया को नेस्तनाबूद हमने किया, हमारे खिलाड़ियों ने किया, हमारी टीम ने किया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके घर में घुसकर मारा और बताया ऑस्ट्रेलिया को कि तुम हमारे सामने नहीं टिकते। और उनका गुरूर, उनका घमंड, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तक तोड़ दिया। और उसके बाद उनको उठ खड़े होने में कई साल लगे। अब जाकर उठ खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी भारत के सामने कहीं ऐसा लगता नहीं कि वो खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 सीरीज में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो लगातार हमने उन्हें, वो सिद्धू पाजी की भाषा में कहते हैं ना, ठोक दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया इंतजार कर रही है कि कैसे जो है भारत से वापस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ली जाए। कहने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो उनके जो साख से जो जुड़ी हुई चीज़ है वो तो एशेज़ है। एशेज़ की भी बात करेंगे आगे हम इस सफ़र में, लेकिन एशेज़ से ज़्यादा इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी इज्जत का सवाल बना हुआ है। साख जो दांव पर है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उन्हें वापस चाहिए। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। और गाबा के घमंड के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि गाबा का घमंड हमने तोड़ दिया था और वहां से हमने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल जमीन पर ला दिया था। जमीन पर नहीं, जमीन के कई गज नीचे है जो हमने उनको गाड़ दिया था। तो कहते हैं ना 100 फीट जो जमीन के नीचे, कई गज, 100 गज नीचे जो है हमने उनको गाड़ दिया था जमीन के, उनके कॉन्फिडेंस को। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, इससे हम शुरू करेंगे आज की कहानी की। इसकी शुरुआत अगर आप कहें सही मायने में हुई है सन 2008 से। जी हाँ, यह 2008 कहने के लिए भारत ने वहां पर पहले भी सीरीज जीती है, 80s में जीती है, और टेस्ट मैचेस जीते, सीरीज नहीं टेस्ट मैचेस जीते हैं। तो ऐसे में सीरीज की अगर हम बात करें और एक ऐसी जीत की बात करें जिसने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया
उनके स्लेजिंग को ख़त्म कर दिया, उन्हीं की भाषा में उनको समझाने का जो काम हिंदुस्तान ने किया, और उसके बाद वो किसी के सामने नहीं खड़े हो पाए। हमने उनके जैसे कहते हैं ना घुटने तोड़ दिए मार के, वैसा हमने किया था और वो काम किया 2008 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना किसी देर के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। लेके चलता हूं मैं आपको 2008 में। पहला टेस्ट मैच हमारा हुआ और मेलबर्न में हम खेले वो पहला टेस्ट मैच, और करीब 350 से ज़्यादा रनों से हम हार गए। 337 रनों से हम उस टेस्ट मैच को हार गए, लगभग 350 रनों से। और 337 रनों से हम पहला टेस्ट मैच हारे 2008 में। कैप्टन थे हमारे अनिल कुंबले, और उस टेस्ट मैच को मैं कवर कर रहा था, उस सीरीज़ को बड़े क्लोजली हम कवर कर रहे थे। एक एक पल जो था हमारी आंखों के सामने था, और हम कभी भी किसी भी पल, सच बताऊं, हमारे दिमाग में ये बात क्रॉस नहीं हो रही थी, ये बात आ नहीं रही थी कि हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीत भी सकते हैं। और हाँ, एक और बात, ऑस्ट्रेलिया से इसलिए भी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मतलब, अगर इसका बात करें ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मतलब होता है हार। ऑस्ट्रेलिया से हम खेलने जा रहे हैं तो मतलब हारने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं मतलब बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं यानी कि वाइट वॉश होने जा रहे हैं। इंग्लैंड जाते थे तो इंग्लैंड में हम जीत कर भी आए, चाहे वो 1986 की बात करें, और 2011 में हम हार के आए थे, 2007 में ड्राविड की कप्तानी में हम जीत कर आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर जाने का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ हार कर वापस लौटेंगे। और जैसी टीम अनाउंस होती है, और बचपन से जब से हमने देखा है, सुना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वाइट वॉश मत होकर आना, हार कर मत आना। ऐसा होता था जब 80s में या 70s में, वहाँ पर हमने कई अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, वेस्ट इंडीज़ आप जाते थे तो आपको मालूम था आप हार कर आओगे, और ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो बुरी तरीके से हार के आओगे। तो वो थॉट, वो हमारा एक परसेप्शन जो था वो बना हुआ था। तो 2008 में भी जो था हमारे दिमाग में कोई और ख़ास ऐसी नई बात नहीं आई थी। 2001 में हमने बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उस कहानी पे भी जाएंगे क्योंकि उसको भी कवर किया। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को भी अपने साथ रखूंगा और बड़ी बड़ी कहानियों को भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो सेकंड टेस्ट मैच की बात करते हैं, और ये टेस्ट मैच था सिडनी का, और ये टेस्ट मैच खेला गया 2 जनवरी से 6 जनवरी तक। और इस टेस्ट मैच की खास बात ये थी कि भारत, आपको जैसा कि मैंने कहा, 337 रनों से हार कर आया था, और हम सब टकटकी लगाकर देख रहे थे। इस टेस्ट मैच की कुछ जो विवाद हुए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबको पता है मंकी गेट हुआ इसमें स्टीव बकनर ने बहुत ही गलत फैसले दिए भारत के खिलाफ। आपको मैं याद दिला दूं कि 191 पे 6 थे जब एक कॉट बिहाइंड जो था एंड्रू सैमंड्स का नहीं दिया, और 162 रन उन्होंने जड़ दिए और नॉट आउट चले गए, और 462 रन के करीब इन्होंने यहाँ पर स्कोर पे लगा दिया। और ऐसे में 423 पे भी जो 7वां विकेट गिरा, 423 पे भी एक ऐसा मौका था जहां पर एम्पायर ने गलत फैसला दिया। स्टीव बकनर ने ऐसे फैसले दिए जो हमारी टीम के खिलाफ चले गए थे। मैंने कहा था ना, मैं पेपर क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि 191 पे एक ऐसा फैसला आया जो हमारी किस्मत बदल सकता था। लेकिन वहां पर एक गलत फैसला स्टीव बकनर का, और एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है। पहले रिकी पॉन्टिंग को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं एंड्रू सैमंड्स को। चलो, ये जो हुआ सो हुआ, एक बड़ा सा स्कोर बना, एम्पायर से गलती होती थी, और समय DRS नहीं हुआ करता था, और अनिल कुंबले कैप्टन थे, और ये जो मैच था आगे बढ़ता गया। और उसके बाद भारत की बल्लेबाजी आई। अब मैं पूरी बल्लेबाजी में नहीं जाऊंगा, मैंने अच्छी शुरुआत की, अच्छे रन बनाए, लेकिन जो 7वें विकेट के लिए जब दूसरे दिन जब बैटिंग चल रही थी, और वो बेचारे आउट नहीं कर पा रहे थे और फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि लाजवाब बैटिंग हमारे बैट्समैन कर रहे थे। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर ने जो बल्लेबाजी की थी वो लाजवाब थी, और अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर जो थे 154 रन इस मैच में उन्होंने बनाए थे, 154 रन, और हरभजन सिंह ने बनाए थे 63 रन, और 7वें विकेट के लिए जो इनकी पार्टनरशिप हुई थी वो 129 रनों की हुई थी। 129 रन की पार्टनरशिप हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर के बीच। तो फ्रस्ट्रेट होना तो लाजमी था। और उसी समय हम जब मैच देख रहे थे और हमने देखा कि ब्रेट ली जो थे, बाउंसर पे बाउंसर्स मारे जा रहे हैं, बाउंसर्स पे बाउंसर्स मारे जा रहे हैं, और हर फ्रस्ट्रेशन जो था बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेमे में जो था वो फैला हुआ था। वो हर हाल में विकेट चाहते थे, और आपको पता है उस समय की टीम ऐसी थी कि हर बॉल पे वो गाली गलोच, जिसको अंग्रेजी में स्लेजिंग कहते हैं, भद्दी भद्दी गालियां जो थी हमारे टीम के खिलाड़ियों को सुननी पड़ रही थी। मतलब अगर हम जब उनसे बात करते थे प्लेयर्स से कि कैसी गालियां, बोलते वहाँ पे बीच में आप खड़े नहीं हो सकते,
क्योंकि चारों तरफ से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट तो छोड़िए, आपको गुस्सा आने लगेगा या आपको लगेगा कि मैं इनको बैट उठा के मार दूं। जावेद मियांदाद डेनिस लिली के पीछे भागे थे ना बैट लेकर, जब उन्होंने उनको पाँव से मार दिया था उनको। तो ऑस्ट्रेलियंस तो आप जानते हैं बदतमीजी के लिए कितने मशहूर थे, लेकिन ये बदतमीजी को ना हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उसके बाद बदतमीजी भुला दी। उसके बाद ब्रेट ली को आपको याद होगा कि हरभजन सिंह ने कंधे पे कुछ रखकर कहा, एक बाउंसर मारी और वो थोड़े फ्रस्ट्रेट होकर वापस जा रहे थे, तो बाउंसर मारी तो ब्रेट ली के साथ उन्होंने कंधे पे हाथ रखकर कुछ कहा हरभजन सिंह ने। तो उतने में जो थे एंड्रू साइमंड, जो कि बड़े खलीफा किस्म के, है ना, दबंग किस्म के प्लेयर थे, 6.5 फुट के लंबे चौड़े बिल्कुल, है ना, आए और उन्होंने हरभजन सिंह को कहा कि तुम अपने ये जो बातें अपनी टीममेट से को, हमारे टीममेट से कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी बातें हरभजन सिंह ने बाद में बताई भी, हम सब चर्चा भी की थी। तो उन्होंने बोला, उनके बीच कुछ बहस हुई और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। और उसके बाद जो हुआ मंकी गेट का, जो थोड़ी देर बाद आए ये खासकर रिकी पॉन्टिंग और एंड्रू साइमंड्स, मैथ्यू हेडन, इन्होंने एम्पायर से बातचीत की और एम्पायर जो थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह तुमने इन्हें मंकी कहा है। आपको याद होगा ये, मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये जो गुरूर था ना, ये जो पूरा इंसिडेंट था इस टेस्ट मैच का, सिडनी टेस्ट मैच का, ये क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत स्पेशल प्लेस रखता है, बहुत ही एक अहम पड़ाव था टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, भारत ऑस्ट्रेलिया की नहीं पूरे दुनिया की, क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया को तमीज़ सिखा दिया, बदतमीज़ ऑस्ट्रेलियंस को तमीज़दार बना दिया, उनको बता दिया कि बदतमीज़ी करोगे तो बदतमीज़ी का जवाब और ज़्यादा बदतमीज़ी से मिलेगा, फिर आप झेल नहीं पाओगे, है ना। तो ये वाली बात थी, थप्पड़ मारोगे तो पंच मारेंगे, तो ये भारत ने वहाँ पर किया। तो मंकी गेट इंसिडेंट आपको पूरा नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उस समय आपको एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ। चेतन चौहान जी थे, हमारे बीच नहीं रहे कोविड के समय, वो बेचारे वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन फिलहाल जो चेतन चौहान जी थे उस समय टीम के मैनेजर थे। तो उस समय हम चेतन चौहान से रोज़ बात करते थे कि सर क्या हो रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि जब मैच के बाद 4 घंटे की मीटिंग हुई और माइक प्रॉक्टर थे उसमें। माइक प्रॉक्टर भी कमाल थे, इसी साल 2024 में उनका निधन हुआ और वो आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था इंग्लैंड में, उसके भी वो मैच रेफरी थे, इसमें भी मैच रेफरी थे। 4 घंटे की हियरिंग के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई हरभजन सिंह ने नस्ल भेदी टिप्पणी की, उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर एंड्रू साइमंड्स को उन्होंने मंकी कहा है और इन पर 3 टेस्ट मैचेस लेवल 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेवल 3 कोड ऑफ कंडक्ट जो था उन्होंने उल्लंघन किया है। लेवल 3 के अंतर्गत इनको 3 टेस्ट मैचेस के लिए बैन किया जाए। उस समय आग लग गई पूरे हिंदुस्तान में। आपको वो जो पल था ना, मैं आपको अगर समझाऊं तो ऐसा लग रहा था कि भाई किस पर निकालें गुस्सा, किसको मारे पंच। मतलब ऑस्ट्रेलियंस पर गुस्सा आ रहा था, माइक प्रॉक्टर पर गुस्सा आ रहा था और पता था कि वो उन पर ना हमेशा ये उंगली उठी है कि वो रेसिस्ट हैं और इस तरीके की चीज़ें कुछ ऐसे पास्ट में भी, इतिहास में भी ऐसा हुआ है जब माइक प्रॉक्टर पर ये सवाल उठे, जैसा पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था जिसमें रद्द कर दिया गया था, उसमें भी वो मैच रेफरी थे। तो हरभजन सिंह को जी 3 टेस्ट मैचेस के लिए बैन कर दिया कि इन्होंने नस्ल भेदी टिप्पणी की। सुनी किसकी? सुन लिया आपने रिकी पॉन्टिंग की, मैथ्यू हेडन की, जो माइकल क्लार्क की जैसे खिलाड़ियों की, जो उस समय हम देख रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया टीम मतलब ऐसा चीटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गली कुचे में नहीं होता उस तरीके की क्रिकेट। मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब इस लो लेवल की हरकत, जो फेयर प्ले जो कहते हैं, उस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और जैसा कि अनिल कुंबले ने भी उस आपको याद होगा कि टेस्ट मैच के बाद कहा था कि ओनली वन टीम प्लेड विद द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम एंड दैट वाज इंडिया। मतलब इससे बड़ा क्रिकेट इतिहास का मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट है। तो ये अनिल कुंबले ने कहा था, एक ही टीम अच्छे स्पिरिट से खेली, खेल भावना के साथ खेली और वो टीम थी हिंदुस्तान। गलत कैचेस पकड़े, मैदान में लग गए कैचेस, 2 कैचेस, ड्रॉप कैचेस पकड़ के कैचेस की अपील की और रखा कि आउट है और स्टीव बकनर जैसे अंपायर ने आउट दे दिया था। तो चीटिंग की तो हद मचा रखी थी। अंपायर स्टीव बकनर ने 4 गलत फैसले दिए जिसकी वजह से टीम इंडिया एकदम पीछे लगी हुई थी। 200 रनों के अंदर टीम इंडिया इनको रोक सकती थी, 200-250 रनों के अंदर रोक सकती थी, कहां 450 रन बना डाले, 437। तो यहां पर ये सारी स्थिति जो थी इस पूरे चीज को मतलब एकदम ना बॉइलिंग पॉइंट पे था, फटने के लेवल पे था हर हिंदुस्तानी फैन के लिए, हमारे लिए एज जर्नलिस्ट। तो अब आप उस पर आपने क्या किया? आपने बिल्कुल जो है आग में घी का काम किया, हरभजन सिंह को कर दिया बैन, 3 मैचेस के लिए बैन कर दिया। बॉस की इन्होंने नस्ल भेदी टिप्पणी की। उसके बाद जो आलम था पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आग लगी हुई थी हर तरफ। और उस समय टीम के मैनेजर थे चेतन चौहान ठाकुर साहब, उनको बड़ा गर्व था अपनी मूंछों का
और हम सब जानते हैं कि चेतन चौहान जी जो थे बड़े हिम्मत वाले बैट्समैन हुआ करते थे, बहुत ही गट्सी ग्रिटी ओपनिंग बैट्समैन थे वो। उन्होंने गावस्कर के साथ 1980s में, अर्ली 81 में गावस्कर के साथ ओपनिंग की थी। और आपको याद होगा कि डेनिस लीली ने आके छेड़खानी की थी, पैड में दिखाया कि बॉल यहाँ लगी, गावस्कर नाराज हो गए थे और एक ओपनर उनके साथ हुआ करते थे। यूट्यूब वगैरह में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वो पुरानी विजुअल्स, और वो चेतन चौहान थे। लाजवाब खेला उन्होंने वहाँ पर भी जाके। तो चेतन चौहान हमेशा अपनी दिलेरी के लिए जाने जाते थे। तो चेतन जी को हम फ़ोन लगाते थे। चेतन चौहान हमारे क्रिकेट के एक एक्सपर्ट की तरह थे और रोज़ उनसे मुलाकात होती थी, क्योंकि डीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट डीडीसीए में भी इन्वॉल्व होते थे। एक क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रोज़ मुलाकात होती रहती थी, बात होती रहती थी। बीसीसीआई में भी थे। तो चेतन जी को हम फ़ोन लगाते थे, चेतन जी को पूछते थे रात को, देर रात, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5-6 घंटे आगे होता था और ना हम यहाँ पे सो पा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है पता करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या अपडेट हो रहा है। तो चेतन चौहान को हम फ़ोन लगाते थे कि सर क्या करेंगे आप, क्या आपका स्टैंड है। चेतन चौहान कहते थे मैं भी ठाकुर हूँ समीप, मैं भी ठाकुर हूँ, ये मूछें हैं ठाकुर की, मैं जो है यहाँ पर फैसला करेंगे, और अगर ये जो है गलत फैसला इन्होंने वापस नहीं लिया तो वी आर कमिंग बैक, यस वी आर कमिंग बैक। तो इस तरीके का जज्बा, और पूरे टीम जो थी, भारतीय टीम है कि यूनाइट हो गई थी वहां पर एकदम लड़ने के लिए। सिडनी टेस्ट मैच हम हार ही गए थे, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंसेस ने हमें हरा दिया था वहां पर, उस टेस्ट मैच को हम हार गए थे। लेकिन उसके बाद जॉन हैंसन, एक न्यूजीलैंड के पूर्व जज थे, उनको बुलाया गया एडिलेड के कोर्ट में, उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई में मैथ्यू हेडन गए, इसके अलावा माइकल क्लार्क थे और मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग थे, इधर से सचिन तेंदुलकर थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर की बात पर और इसके अलावा कोई कंक्लूसिव ऐसा कोई वो नहीं था, कोई ऐसा सबूत नहीं था। जस्ट बिकॉज साइमंड्स को लगा कि इसने ऐसा कहा, उसको लगा, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने उनको बैक किया। देखिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिटी, एक साथ एकजुट हो गए कि भैया किसी तरह इस इंडियन टीम को जो है माइंड गेम, इनको नीचे दबा देना है। लेकिन इंडियन टीम दबी नहीं, इंडियन टीम ने अपने सामान तक पैक करके बस जो थी वो तैयार थी कि वापस चलेंगे, हम नहीं रुक रहे यहाँ पर। बहुत बड़ा विवाद हो गया था। उसके बाद सचिन ने वैसे इसमें बहुत ठंडा पानी डाला। सचिन ने कहा कि जी नहीं, इसने एक अपशब्द कहा है, लेकिन इसने मंकी नहीं कहा है। तो सचिन की बात को विश्वास करके, और वहां पर जो था जज ने, जॉन हैंसन जो थे न्यूजीलैंड के पूर्व जज थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि नहीं, हरभजन ने, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस भी नहीं है, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिसके तर्ज पर हम कह सकें कि हाँ इन्होंने ऐसी कोई नस्लभेदी टिप्पणी की है। तो ऐसे में उनके जो पनिशमेंट दिए गए थे, 3 टेस्ट मैचेस बैन के माइक प्रॉक्टर साहब ने जो दिए थे, वो वापस लिए और उनको 50% मैच फीस की पेनल्टी लगी, और एक बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए। फिर वो सीरीज आगे बढ़ी, उसके बाद पर्थ में हमने उन्होंने ठोका, उसके बाद एडिलेड में ड्रॉ किया। सीरीज जरूर हार गए, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2008 का वो लम्हा, वो सिडनी टेस्ट मैच। और 2008 के बाद ना पूरी कहानी ही पलट गई, और चेतन चौहान जी, इसकी अगर मैं जैसे बात कर रहा था, आपको बता रहा था, अरे जबरदस्त खुश। उन्होंने कहा देखा, हमने कहा था जैसा हम फाइट करेंगे, जिस चीज को गलत को हम गलत साबित करके लौटेंगे, करके लौटा हूं मैं। और सचिन के साथ सुबह से शाम तक, टीम के साथ सुबह से शाम तक। और टीम इंडिया की भी किस्मत थी कि चेतन चौहान जी उस समय टीम इंडिया के मैनेजर थे, जो खुद एक जाने माने टेस्ट प्लेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर गावस्कर के साथ। सुनील गावस्कर के सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग खिलाड़ी, साथी खिलाड़ियों में से थे चेतन चौहान। तो ये भी एक टीम इंडिया को एडवांटेज मिला। लेकिन उस दौरान टीम इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, कैंप में कैसा जज्बा है, किस तरीके की बातें हो रही है, अनिल कुंबले क्या कह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेतन जी से हमें खबर मिलती रहती थी और हम सबको बताते भी थे उस समय। लेकिन ये था कि जब वो हो रहा था तब ये महसूस नहीं हुआ। लेकिन 2008 के बाद ये लगा कि हिंदुस्तान ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जाके खूंटा गाड़ दिया है। और वो एक ऐसा पल था जहाँ से टीम इंडिया ने जो ऊंचाइयाँ भरी है, हारे ज़रूर हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके 2011 में 4-0 से हार गए हैं। हारना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो आया कि ऑस्ट्रेलियंस हमें गाली देंगे तो उनसे बड़ी और उनसे ज़्यादा गालियाँ हम देंगे। अगर वो ईंट मारेंगे तो पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये जब से हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से बैकफुट में लग गई, पूरी तरीके से। और ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम से डरने लगी और भारतीय टीम का जो एक तेवर था वो देखने लायक था उस समय, क्योंकि वो टीम भी बहुत बड़ी टीम थी और उन्होंने एक राह दिखाई। और ये जो कहते हैं ना कि गाबा का घमंड हमने तोड़ा, मैं ये मानता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि हमने गाबा का घमंड नहीं तोड़ा, हमने ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल घमंड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया का जो एक वर्चस्व पूरे दुनिया में था,
पूरी दुनिया में राज करते थे, हर जगह जाते थे, हर किसी को वेस्ट इंडीज में जाके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को हराते भी थे, गालियां भी देते थे। आपको याद होगा राम नरेश सरवन और ग्लेन मैकग्रा के बीच किस तरीके की झड़प हुई थी और कितनी गालियां खाई थी बेचारे राम नरेश सरवन ने। जवाब देने की कोशिश की, दे नहीं पाया। उस ऑस्ट्रेलिया का मुंह जो था ना जुबान, हमने सील कर दी वहां पर, और हमारे सामने ऐसा लगता था जैसे भीगी बिल्ली हो। आज भी ऑस्ट्रेलियंस हमारे सामने भीगी बिल्ली की तरह खेलते हैं। विराट कोहली की आप बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, उसके बाद की जनरेशन देखो, महेंद्र सिंह धोनी, और उसके बाद हमारे सामने टिक नहीं पाए। तो ये 2008 का सिडनी टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा माइलस्टोन है जो शायद अगर आप डीपली देखेंगे तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है टीम इंडिया के टेम्परामेंट में चेंज आने का। सब कहते हैं ना, सौरव गांगुली ने बाहर जाके हिम्मत से खेलना, डर जो था वो हटा दिया कि जीतने के लिए खेलो, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। तो ये सारी बातें थी जब तक ये 2008 का टेस्ट मैच, सिडनी वाला टेस्ट मैच नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मैच से बॉस हमने जो बदलाव टीम इंडिया के अंदर देखा, जो कॉन्फिडेंस हमने देखा, उस दिन पता चला कि आप गलत के खिलाफ लड़ें और लड़कर जब आप जीतते हो, भले ही टेस्ट मैच हार गए हो, लेकिन आपका माइंडसेट बदल गया है, आप खड़े हो गए हो अपनी टांगों पर। भारतीय क्रिकेट सही मायने में अपनी टांगों पर खड़ी हुई, एक बड़े जो जायंट्स कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के सामने वो हिम्मत आ गई, बस आप सुपीरियर नहीं हो, हम बराबर के हैं और अगर हम अच्छा खेलेंगे हम जीतेंगे, हमारे साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते। तो ये वो फाउंडेशन स्टोन था जो अनिल कुंबले और उनकी टीम ने रखा। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रुद्र प्रताप सिंह, इरफान पठान, इन लोगों ने क्या गेंदबाजी की, हरभजन सिंह, क्या परफॉर्मेंसेस थे उन लोगों के। और सचिन तेंदुलकर की बात करो, क्या खेले हैं उस सीरीज में, वो सैकड़े पे सैकड़े लगाए। एडिलेड में देखो जाके हमने टेस्ट मैच ड्रॉ किया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी ऑस्ट्रेलिया खेलने आया ना, ऑस्ट्रेलिया दबकर खेलिए या थोड़ी सी दब्बू बन गई। ऑस्ट्रेलिया का वो जो कैरेक्टर था, हमने ऐसा लगा जैसे हथौड़े से मार मार के ना चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस आज भी नहीं लौटा। तो वो फाउंडेशन स्टोन था जो शायद 1981 में, 1977-78 में हम जीते, 79 में जीते एक आध टेस्ट मैच, वो चेंज नहीं कर पाया कुछ। हाँ, एक आध टेस्ट मैच जीत के आ गया ऑस्ट्रेलिया, मतलब ठीक है टेस्ट मैच जीत गया, उसके बाद धो डाला हमें, व्हाइट वॉश हो गया। हमारे हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में भी धो डाला। तो वो जो था ना, वो फियर जो था, वो जो टेम्परामेंट था, वो हमारा चेंज नहीं हुआ। लेकिन 2008 के बाद हम हो गए शेर से हम बब्बर शेर, या मतलब हम इतने पहलवान बन गए कि हमारे सामने वो बहुत ही छोटे लग गए। अब अगर हम स्विच टू कहानी करें, जो अब 2021 में जो हुआ, वो था बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी का लम्हा था, है ना, कि आप लोगों ने सोचा कि वाह, गाबा का घमंड हमने तोड़ दिया। लेकिन इस घमंड को तोड़ने में अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को हम अगर आप देखें, पिछले 4 सीरीज में हमने उनको आसपास नहीं फटकने दिया, चाहे जब वो भारत आए, चाहे जब हम ऑस्ट्रेलिया गए। हमने तो ऑस्ट्रेलिया में उनको तब हरा दिया जब हमारे पास विराट नहीं, रोहित नहीं, और 2021 में तो हम 36 ऑल आउट हो जाते हैं। आखिरी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा जरूर थे, लेकिन उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। पहले टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स में 44, दूसरे में 3 या 4 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद भी गाबा का घमंड हमने तोड़ा। अब स्विच टू गाबा करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं गैबा। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलते हैं गैबा, वैसे हम बोलते हैं गाबा। हमें क्या फर्क पड़ता है गैबा हो या गाबा, क्योंकि हमने तोड़ा उनका घमंड। गाबा का घमंड हमने चकनाचूर कर दिया, गाबा का घमंड हमने दफना दिया गाबा में ही। अच्छा, गाबा की बात करें तो इस सीरीज में भी बड़ी दिलचस्प बात थी। मतलब आपके बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा गाबा में तो थे, उससे पहले नहीं थे, शमी चोटिल हो चुके थे, अजिंक्य रहाणे आपकी कप्तानी कर रहे थे, चेतेश्वर पुजारा आपके सीनियर मोस्ट खिलाड़ी थे। इस सीरीज में 36 ऑल आउट हो गए जी एडिलेड टेस्ट मैच में। पहली पारी में बुरी तरीके से पहला टेस्ट मैच हारे, और दूसरा टेस्ट मैच उतने ही दबंग अंदाज में कमबैक किया। 8 विकेट से हारे पहला टेस्ट मैच, 8 विकेट से दूसरे टेस्ट मैच में वापसी की, कमाल की बात थी। तीसरा टेस्ट मैच हमने ड्रॉ कर दिया। हाँ जी, चौथा टेस्ट मैच था ब्रिस्बेन गैबा में। अब जब गाबा में टेस्ट मैच था, 2021 की बात है, अभी हाल ही की बात है, 2021 में, और हम जर्नलिस्ट, हम क्रिकेट जर्नलिस्ट और फैंस सोच रहे थे कि हो गया भाई, खेल खत्म, गाबा में कौन जीत सकता है। गाबा में 1947 से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू किया। 1947 आज़ादी से, 1947 से हमने गाबा जाना शुरू किया और कभी हम जीते नहीं थे गाबा में। 7 बार हम जा चुके थे,
गाबा में कभी नहीं जीते थे। और गाबा में अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो गाबा मतलब ब्रिस्बेन का ये मैदान है, उनका गाबा कहलाता है। तो गाबा में 1988 से 1988 से कोई टीम वहां जीती ही नहीं है। वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का किला, फोर्ट्रेस। उस फोर्ट्रेस को कोई भी भेद नहीं पाया था, समझे गुरु। तो ये जो गाबा का जो रिकॉर्ड था उसे देखकर हमने सोचा, हमारे जो दिमाग में था, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि उससे समझ में आता है, उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हम क्या सोच रहे थे उस समय। आप लोग भी जो उस समय मैच देख रहे होंगे तो आपको भी लगा होगा कि बॉस हो गया काम, 1-2 स्कोर रहेगा, 2-1 से हार जाएंगे और क्या होगा। कोई खिलाड़ी भी नहीं है, रोहित शर्मा तो आ गए हैं, हमारी बॉलिंग में भी अभी हमको ज़्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप किस तरीके से जो है ब्रिस्बेन में, मतलब आप 1947 से नहीं जीते तो 2021 में भी क्या ही जीतोगे। मतलब लगभग आप 100 साल हो गए हैं यहाँ पर, आप जीत नहीं पाए हो गाबा में। 7 बार आप आ चुके हो, लेकिन यहाँ पर आप फतेह नहीं कर पाए हो। तो गाबा का घमंड जो है उनका सही है, बिल्कुल बनता है भाई घमंड। जब आप कभी हारे ही नहीं हो, थोड़ा बहुत घमंड तो बनता ही। लेकिन कहते हैं ना, घमंड जो होता है वो हमेशा आपके मतलब डाउनफॉल का, गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो शायद कुछ ऐसा ही सोच के हम अपने आप को तसल्ली दे सकते थे उस समय कि शायद कुछ यहाँ पे पलटवार हो जाए, भाई बहुत घमंड है इनको गाबा में जीतने का। लेकिन गाबा में जो हुआ वो भी क्रिकेट इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएगा, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जो कमाल वहाँ पर हुआ। और वहाँ से हमें 2 प्लेयर मिले दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे जो हमारे फ्यूचर बने। वहाँ से हमें पता चला ये दोनों आने वाले 10-15 साल तक विराट कोहली, रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ की तरह हिंदुस्तान की सेवा कर पाएंगे। गाबा जनवरी 15 से 19 ये चौथा टेस्ट मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया उन्होंने। करीब 330 रन उन्होंने जोड़े पहले बल्लेबाजी करते हुए। और उसके बाद हम बल्लेबाजी करने आए तो हमें भी थोड़ा बहुत इसका हौसला तो हमें ज़रूर मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई मतलब हम बहुत बड़ा यहाँ पर हम एक टारगेट नहीं सेट कर पाए। लगभग बराबर पर भी हम भी आउट हो गए थे। गाबा और पर्थ 2 ऐसे वेन्यूज़ है जहाँ पर जीतना मतलब लगभग नामुमकिन है। और आपको जैसा कि मैं रिकॉर्ड पहले ही बता चुका हूँ कि गाबा में 1947 से हम जीते नहीं थे। लेकिन इस बार कुछ कहानी बदलने वाली थी, बड़े बड़े प्लेयर्स थे नहीं। और जब क्या होता है कि आप जब होता है ना कि आपको हर कोई सोचता है कि आप नहीं कर सकते हो, तभी आप कुछ कमाल कर देते हो। तो यही कुछ कमाल जो था इस बार टीम इंडिया शायद करने वाली थी, जो हम देख नहीं पा रहे थे। किसी ने 2021 ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मुझे बताओ किसने ये सोचा था कि हम गाबा में कमाल कर सकते हैं। भले ही हम यहाँ पर टेस्ट मैच जीते थे, सीरीज हमने 36 में आउट होने के बाद दूसरा टेस्ट मैच जीता, तीसरा हमने ड्रॉ किया, लेकिन चौथा टेस्ट मैच किसने सोचा था कि हम यहाँ पर जीत सकते हैं? हमने नहीं सोचा था, क्योंकि खासकर गाबा में जब आप खेल रहे हो तो आप नहीं सोचते कि आप जीतोगे। तो बात थी जनवरी 15 से 19 2021 और टीम में रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी थी। खुशी की बात ये थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप टीम देखें तो वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल आज से मतलब जब मैं ये आप लोगों से ये बातें कर रहा हूँ इस बड़े मोमेंट की, तो ये भी करीब 4-5 साल पुरानी बात हो चुकी है। तो आप सोचो कितने युवा थे, 20-21 साल के यंगस्टर्स इस टीम के मेन खिलाड़ी थे। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर। तो ये आपकी मतलब टीम ऐसी थी जिसको देखकर आप इतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ सकता कि शायद ये टीम यहाँ पर जो है जीत जाए। तो खैर एनीवे, ये नंबर्स मैं इसीलिए लेकर आया था क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं इस मैच में जो बड़े दिलचस्प हैं। और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने ठीक ठाक यहाँ पर स्कोर बना दिया। 369 रन उन्होंने बनाए और मानस लाबुशैन ने शतक भी जड़ा। तो लगा 369 रन कर दिए, बहुत सारे रन कर दिए। टीम इंडिया देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। लेकिन टीम इंडिया ने भी अच्छा पलटवार किया और 336 रन टीम इंडिया ने भी बनाए। और उसमें खास बात यह थी कि हम जिससे उम्मीद कर रहे थे उनसे रन नहीं आए थे। लेकिन तो इसलिए उम्मीदें इतनी नहीं थी कि पता नहीं जो लोअर मिडिल ऑर्डर था उनसे रन आए। और अगर आप देखो ऋषभ पंत 3-4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो शुभमन गिल की अगर बात करें, उन्होंने भी कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बनाए 294 रन और भारत को 328 रनों से पीछे कर दिया। यानी कि 328 रन टीम इंडिया को चाहिए थे जीतने के लिए, 328 रन। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। 328 रन चाहिए थे भाई। और टीम इंडिया की अगर बात करें ना, वीरेंद्र सहवाग,
रोहित शर्मा भी वो रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली टीम में है नहीं। और टीम में कौन कौन है जी? चेतेश्वर पुजारा हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं। भाई ये उसमें सबका यही था कि बस मतलब ड्रॉ भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, एक दिन की बात है, ड्रॉ भी कर लो तो बड़ी है ना, सुकून मिलने वाला है कि आप सीरीज बराबर करके आओगे। और ख़ास बात ये थी कि 5वें दिन से एक दिन पहले यानी कि चौथे दिन बारिश भी हुई थी। बारिश हुई है रात को, गाबा में बारिश हुई और सुबह भी बूंदाबांदी हुई है और बादल छाए हुए थे उस दिन। सोचो, बादल छाए हुए थे पूरी तरीके से। और इंडिया आई 328 रन जीत के लिए चाहिए। 5वां दिन हम सब जर्नलिस्ट लगे हुए हैं विश्लेषण करने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, ये और वो, ऋषभ पंत अगर कुछ कर दे तो फलाना ये हो सकता है। लेकिन आए और रोहित शर्मा आए और रोहित हिटमैन जो थे 4 रन बनाकर कॉट बिहाइंड बैक टू पेविलियन। और लगा कि गाबा का घमंड तो नहीं टूटेगा, लेकिन गाबा में हमें फिर से दबा लिया जाएगा। लेकिन जो शुरुआत शुभमन गिल ने उस दिन दी थी, वो पारी मैं जितनी बार भी देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई में कुछ स्पेशल होता हुआ देख रहा हूँ और इसके अलावा एक स्पेशल प्लेयर यहाँ पर ग्रूम होता हुआ, बनता हुआ भी देख रहा हूँ। क्या एक नया राहुल द्रविड़ देख रहा हूँ? सचिन तेंदुलकर तो वो कम लगता है, लेकिन क्या मैं एक नया राहुल द्रविड़ बनते हुए देख रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पर एक नया वीवीएस लक्ष्मण बनते हुए देख रहा हूँ? 91 रनों की ऐसी ताबड़तोड़ पारी यहाँ पर शुभमन गिल ने खेली और एक ऐसा आपने एक कॉन्फिडेंस दिया टीम को। 328 रन और आपको उस दिन करने थे कुल 116 ओवर। कुल 116 ओवर में आपको ये मैच जीतना था। लगभग नामुमकिन था बॉस। 328 रन मतलब कौन चेज करता है यार? मतलब फ्लैट पिच राजकोट में भी आप चेज ना कर पाओ, मतलब वो वाली हालत होती है, वहाँ भी ये चेज कर देना। लेकिन उसके उस 91 रनों ने एक ऐसा फाउंडेशन रखा कि वहाँ से शायद टीम इंडिया को, हमें जैसा भरोसा है टीम इंडिया को भी आया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी उस दिन? ऐसा लगा जैसे एक शेर है, वो शेर मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मतलब कि मैंने मंजिल नहीं देखी, मैं रास्ते में चलता गया और वो क्या कहते हैं, मेरा हौसला देखकर मंजिल मेरे करीब आता गया। तो उस टाइप का एक शेर है, वो उस टाइप से हुआ। ये रास्ते में चलते चले गए। और ऋषभ पंत ने जो कमाल की पारी खेली, ये हर किसी को याद है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे, चेतेश्वर पुजारा बंदा जो था मिस्टर वॉल, मतलब उसको हटाना ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन गया। और उन्होंने 3 बड़ी साझेदारियां की, बड़ी से ज़्यादा मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण साझेदारियां की है, और वो मैं लिख कर लाया हूँ। देखिए, पहले विकेट के लिए पुजारा ने 114 रनों की साझेदारी की। बंदे ने मुंह पे गेंदें खाई, सर पे गेंदें लग रही हैं, हाथ पे, रिब केज पे। उसके बाद दूसरे विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी उन्होंने की रहाणे के साथ। और तीसरी साझेदारी, 3 साझेदारियों में रहे 61 रनों की साझेदारी पंत के साथ। कमाल की बात है, पंत के साथ ये जो साझेदारी में इन्होंने इतने बॉल इन्होंने खाए, पैट कमिंस लगातार गेंदें इनको मारते रहे, लेकिन विकेट नहीं दिया। टीम इंडिया ने जो रेजिलियंस, जो हिम्मत, जो विल पावर गाबा में खड़े होकर वहां पर उन्होंने जो फाइट किया है ना, अगर उस दिन हम मैच हार भी जाते तो उसमें जीत थी हमारे लिए। लेकिन उस फाइट में मतलब एक जो पॉजिटिवनेस थी, एक जज्बा था, जुनून था कि भाई हमें जीतना है यहां से। और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बैटिंग की है, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्क को मारा है, जिस तरीके से पैट कमिंस को ड्राइव्स खेले, वो मतलब देखकर ऐसा लग रहा था कि एक नया सुपरस्टार जो है ना वो पैदा हो गया है। उसको किसी से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुलना नहीं होगी इसकी कि क्या ये भाई नया सचिन तेंदुलकर है या वीरेंद्र सहवाग है, सौरव गांगुली है, क्या है ये वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड इंडिया का बैट्समैन है। तो ये एक नया अवतार था जिसका नाम था ऋषभ पंत। 89 रनों की पारी खेली, लाजवाब। और आप जब करीब पहुंचे थे, वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी होगी। अगर आप देखेंगे, वाशिंगटन सुंदर ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली है और छक्के भी लगाया वाशिंगटन सुंदर ने। और जो एक चाहिए था ना, आखिरी के 7 ओवर में आपको करीब 60-62 रन चाहिए थे, लग नहीं रहा था कि शायद ये हो पाएगा। तो ऐसे में जो वाशिंगटन सुंदर ने इनका साथ दिया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस मैच को जीतने का। और ऋषभ पंत ने चौके के साथ 329 रन तक जब आपका टारगेट, आपका जो स्कोर पहुंचा और आप इस मैच को जीते 3 विकेट से, तो भारत ने उस दिन, वो कहते हैं ना कि वो कहने वाली बात होती है कि खूंटा गाड़ दिया, परचम लहरा दिया, लेकिन जो काम आपने गाबा में किया, इसको जब हमने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा, और फिर ऋषभ पंत को जब देख रहे हैं, ये बंदा तो हंस रहा है यार, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, ये किस चीज़ का बना, किस चीज़ का हुआ।
भारत का फ्यूचर यहां से हमें बनता हुआ दिख रहा है, एक नया भारत बनता हुआ दिख रहा था वहां पर। लेकिन किसी को ना बिलीव नहीं हुआ कि लंच तक नहीं होगा। 116 ओवर थे, 328 रन बनाने थे, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें परवाह नहीं है कि 328 है या 428 या 128। वो अपनी बैटिंग करते रहे और उन्होंने मंजिल पर नजर नहीं डाली। वाकई में कहना होगा उनकी नजर मंजिल पे नहीं थी, उनकी नजर थी मुझे ये सफर तय करना है और मुझे चलते चले जाना है, और चलते चला गया तो जहां तक पहुंचूंगा देखा जाएगा। वो वाला एटीट्यूड ऋषभ पंत जैसे एक युवा खिलाड़ी में, 21-22 साल के खिलाड़ी में देखने को मिला, जो हमारे लिए एक आई ओपनर था कि ये नया टेम्परामेंट T20 के एरा में ये कहां से लेकर आया है बंदा यार। T20 में हमने देखा कि पेशेंस होता नहीं। आजकल आप देखो, हम टेस्ट मैचेस देखते हैं तो 3 दिन 3.5 दिन में खत्म हो जाते हैं। ये 5वां दिन चल रहा है टेस्ट मैच, 5वां दिन चल रहा है और ऋषभ पंत ठा कर रहे हैं, पुजारा ब्लॉक कर रहे हैं, बॉडी में बॉल खा रहे हैं, मुंह पे बॉल खा रहे हैं। हनुमा विहारी ने भी बहुत अच्छी पारियां खेली हैं वहां पर। लेकिन टीम इंडिया को देखो, रोहित शर्मा इकलौते सीनियर बल्लेबाज जल्दी आउट होकर चले गए। चेतेश्वर पुजारा ने बहुत सही साझेदारियां की, 3 बड़ी साझेदारियां की इनके साथ, गेम को संभाला। लेकिन ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग हमेशा एक बात कहते हैं कि स्लो खेलने का फायदा नहीं है, आप मैच जीतते नहीं हो स्लो खेलकर, मैच बचा सकते हैं। तो वो बात उनकी बहुत सही थी, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा एक तरफ से भारत के लिए मैच बचाते रहे और ऋषभ पंत एक तरफ से मैच टीम इंडिया को जिताते रहे। क्योंकि ये बच रहा था तो ये आगे बढ़ पा रहे थे, ये बढ़ पा रहे थे तो टीम इंडिया मंजिल के करीब पहुंच रही थी। और अगर फिर आप देखोगे चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे आते हैं, ठा वो भी तेज खेलते हैं, स्लो नहीं खेल रहे थे। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हमने कभी नहीं देखा। और उसके बाद ना आपस में बात करने लगे, गुरु जीत रहे हैं क्या, जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। आखिरी के 6-7 ओवर रह गए थे और हिंदुस्तान को चाहिए थे करीब 59-60 रनों की जरूरत थी, और हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, मैच इधर भी जा सकता था, उधर भी जा सकता था। लेकिन उसमें आए वॉशिंगटन सुंदर। भाई वॉशी उस समय कितने साल के होंगे, 19 साल के, 20 साल के वॉशिंगटन सुंदर आया और जो बल्ला उन्होंने भांजा, 22 रन उन्होंने बनाए, क्या लाजवाब। उस समय पूरे मैच को बदल कर रख दिया। और ऋषभ पंत ने मुस्कुराते हुए जब जीत का चौका लगाया ना, और टीम इंडिया ने पार किया 328 का लक्ष्य, 329, 3 विकेट में जीते और गाबा का घमंड चकनाचूर। और हम आपस में बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं न्यूज रूम में, यार ये कैसे कर दिया, ये बंदा चीज क्या है, ये बंदा हंसता मुस्कुराता हुआ 328 चेज कर गया यार। और ऑस्ट्रेलियाई जो बॉलर्स थे ना, उनके रिएक्शंस उस समय ऐसे थे कि वो देखने लायक थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैच वाकई में हम हार गए, और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में हिंदुस्तान गाबा में इस मैच को जीत चुका है। क्या लाजवाब। और इस मैच में अब आप सोचो, आपके पास बॉलर कौन थे, नवदीप सैनी जैसे बॉलर खेल रहे थे जिनको विकेटलेस गए, नवदीप सैनी, शमी नहीं थे आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज नहीं थे। आपने एक बंच ऑफ ऑर्डिनरी प्लेयर्स जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, और उनमें से 2-3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स बनकर उभरे, और उन्होंने बताया कि अगले 10-15 साल हिंदुस्तान का फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित, सेफ। पता चल गया था कि आगमन हो चुका है नए हिंदुस्तान का, नए भारत का। ऐसा पता चल गया था कि इस हिंदुस्तान में, हम लगातार कहते थे कि अब T20 के माइंडसेट हो चुके हैं, लेकिन T20 के माइंडसेट से भी हम 5 दिन की क्रिकेट खेल सकते हैं, और एक मैच जो हम जीतने की सोच भी नहीं सकते उसको हम जीत सकते हैं। और गाबा का घमंड जो था वो हमने ना सिर्फ तोड़ा बल्कि फिर चकनाचूर किया। जो 2008 में हमने किया था उसको हमने और आगे बढ़ाया, और ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा और कॉन्फिडेंस उनका खत्म किया। और 2021 में दोबारा हमने उनको ऐसा हराया इस बार गाबा में कि उनका जो भी घमंड था वो क्या होता है वो भूल गए। 1947 से 2021 जरूर लग गए, लेकिन हमारा वक्त आया, और हमारा जब वक्त आया बहुत जबरदस्त आया और छप्पड़ फाड़ कर आया। अब उम्मीद यह है कि ये जो सफर की शुरुआत है ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर, ये बादस्तूर जो है वो जारी रहेगी हमारी, क्योंकि हमारी भारतीय क्रिकेट और हमारा हिंदुस्तान वाकई में बदल चुका है। तो ये मेरा आज पहला एपिसोड था आपके साथ, अपनी कहानियों का, क्रिकेट की कहानियों का। ऐसी तमाम कहानियां, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो विवाद भी है और बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी हैं। ये सारी कहानियां लेकर मैं आपसे ऐसे ही मिलता रहूंगा। कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, किस मुद्दे के बारे में आप सुनना चाहते हैं। तो ये ज़रूर कमेंट्स करें आप, जिससे कि मुझे भी मज़ा आएगा, फीडबैक मिलेगा, क्योंकि ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ इस तरीके से अपनी कहानियाँ सुनाने का। तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सुनना चाहते हो, क्या आप बात करना चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना कमेंट दें।
थैंक यू सो मच आप सबका, और उम्मीद है कि आप सब इस समय दुआएं कर रहे होंगे टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक जबरदस्त जीत के बाद घर लौटे। Lovely shot.